दोस्तों कल्पना कीजिए किसी परियोजना पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हों। उसके निर्माण में दुनिया के कई देशों से विशेषज्ञ, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को बुलाया जाए। उसे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में गिना जाए। उद्घाटन के समय उसे महाराष्ट्र के विकास का नया अध्याय बताया जाए। लेकिन उद्घाटन के केवल 2 महीने बाद ही पहली ही मानसून बारिश के दौरान उसी परियोजना पर भूस्खलन हो जाए, सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए और यातायात को रोकना पड़ जाए। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या समस्या सिर्फ असाधारण बारिश की थी या फिर इस निर्माण में और पूरी योजना को बनाने में भी कोई हेरफेर हुआ है? यही सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये मामला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक परियोजना का। ये केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि भारत की सबसे जटिल और आधुनिक सड़क परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इस मिसिंग लिंक को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि खंडाला घाट और उसके पुराने और जोखिम भरे जो रास्ते हैं उनको बाईपास करना। जहां पर बारिश होते ही भारी ट्रैफिक लग जाता था, कई तीखे मोड़, धुंध, भूस्खलन और दुर्घटनाएं, ये सभी बड़ी समस्याएं थी। इस नई परियोजना के माध्यम से यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसका डिजाइन कनाडा में किया है। इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है। इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है। केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है। और इसमें अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है, इसको बनाने वाली दोनों कंपनियां ये शुद्ध भारतीय कंपनियां हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय इसे राज्य की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश के दौरान इस मार्ग के एक हिस्से में भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से चट्टान और मलबा सड़क पर आकर गिर गया। कुछ जगह सड़क की जो सरफेस है उसको भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां का यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटो तेजी से वायरल होने लगे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जिस परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक बताया गया था, वे पहली ही मानसूनी परीक्षा में क्यों लड़खड़ा गई? क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे बहुत समय से घोटाला चल रहा था? दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना भी जरूरी है। आधिकारिक तौर पर परियोजना का निर्माण कराने वाली संस्था महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC का कहना है कि यह घटना असाधारण वर्षा के कारण हुए भूस्खलन की थी। इस संस्था के अनुसार जो मिसिंग लिंक टनल का और सड़क का जो मुख्य ढांचा था उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल प्रभावित हिस्से पर यातायात रोका गया। यानी सरकार का कहना यह है कि ये कोई इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है, बल्कि ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर किसी पहाड़ी इलाके में करोड़ों रुपए खर्च करके आप एक मॉडर्न एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो क्या उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? क्या स्लोप प्रोटेक्शन, रॉक सपोर्ट और ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त थे, या फिर बारिश ही इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उसके सामने नहीं टिक पाया? इस मिसिंग लिंक की घटना के बाद एक बहस फिर से जिंदा हो गई कि भारत के अंदर ये आए दिन क्यों होता रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? कभी कोई पुल गिर जाता है, कभी कोई फ्लाईओवर ढह जाता है, कभी कोई टनल के अंदर कुछ हो जाता है और सरकार के द्वारा बनाए गए सड़कें और एक्सप्रेसवे और हाईवे सवालों के घेरे में आने लगते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर इतना सा है कि ये एक घटना नहीं है, ये कई सारी घटनाएं हैं। इनके पीछे का पैटर्न क्या है? आइए दोस्तों, पिछले 10 सालों में हुए मैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर आपको दिखाता हूं। मार्च 2016 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर अचानक ढह गया। उस समय पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था। भारी भरकम कंक्रीट और स्टील का ढांचा नीचे गिरा और उसके नीचे मौजूद वाहन तथा राहगीर उसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इसकी जांच में निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे। इसी साल महाराष्ट्र में सावित्री नदी पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते बह गया।
अब मजे की बात यह है कि ये निर्माणाधीन पुल नहीं था, ये वर्षों से इस्तेमाल में आ रहा पुल था। कई सालों से इस पर गाड़ियां चल रही थी और जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा उस वक्त भी पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही थी और पुल का हिस्सा गिरने की वजह से कई गाड़ियां नदी में जा गिरी और कई लोगों की मौत हो गई। इससे सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि इन पुलों की टाइम टू टाइम मरम्मत और इनके इंस्पेक्शन होते हैं या नहीं, और होते हैं तो उनका क्या पैमाना है, किस गुणवत्ता पर इनकी टेस्टिंग की जाती है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इसके नीचे से गुजर रहे वाहन भी मलबे के नीचे दब गए। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसी साल कोलकाता के माजिरहाट पुल का भी एक हिस्सा ढह गया। इस घटना में भी 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये पुल कई साल पुराना था। कई एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई थी कि इस पुल का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है और इस पुल पर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और ये घटना हो गई। मार्च 2019 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास स्थित एक पैदल पुल का हिस्सा गिर गया और ये पुल का हिस्सा शाम के वक्त गिरा जब ज्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ में 6 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इस केस में भी सामने आया कि पुल को लेकर पहले से ही लोगों ने चेतावनियां और वार्निंग दे रखी थी कि ये पुल भी पुराना है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इन सभी घटनाओं से निरीक्षण और रखरखाव की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब ये तो जो मैंने आपको घटनाएं बताई ये छोटी छोटी घटनाएं मानेंगे हम, हालांकि एक भी इंसान मरता है तो वो घटना बड़ी होती है, लेकिन भारत में जान की कोई कीमत नहीं है तो उस हिसाब से मैं इनको छोटी घटनाओं में रखूंगा। अब आती है सबसे बड़ी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। At least 141 people have died following the collapse of a footbridge in western India. अक्टूबर 2022 में गुजरात के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से 135 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस पुल के गिरने से कुछ दिन पहले ही इसका रेनोवेशन हुआ था और रेनोवेशन के बाद इस पुल को आम लोगों के लिए खोला गया था। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही सवालिया निशान है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी होगी। ये सभी लोग जो मारे गए इनका जिम्मेदार कौन है? क्या ये सभी घटनाएं आप नेचुरल डिजास्टर कह के टाल देंगे या फिर इसकी जिम्मेदारी भी कोई लेगा? उसके बाद आया साल 2024 और बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने की जो खबरें हैं वो लगातार आने लगी। कुछ ही हफ्तों के अंदर बिहार के कई जिलों के छोटे बड़े पुल या तो बह गए या ढह गए। कहीं बताया गया कि पुल पुराना था इसलिए ढह गया, कहीं पर गुणवत्ता पर सवाल उठे कि इसके अंदर जो सामान लगाया गया था वो खराब क्वालिटी का था, और कहीं पर नेचुरल डिजास्टर कह के इसको टाल दिया जाता है कि ये तो जरूरत से ज्यादा वर्षा हो गई थी इसलिए हो गया। हालांकि इन पुलों के गिरने के बाद जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके पीछे देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि ये घटनाएं कब रुकेंगी, ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी, कब तक एक आम इंसान पुल के नीचे दब के मरता रहेगा। साल 2025 में गुजरात के गंभीरा पुल के एक हिस्से के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। उसी साल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का एक भाग ढह गया जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई। ये दोनों घटनाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि ये जो जोखिम है ये केवल पुराने पुलों तक सीमित नहीं है। निर्माणाधीन पुल गिर जा रहे हैं, जो पुल अभी बन के तैयार नहीं हुआ, जो पुल अभी रेडी नहीं हुआ है वो गिर जा रहा है। साल 2026 में बिहार के विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से में क्षति आने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। यह घटना भी इस बात का संकेत थी कि देश के कई महत्वपूर्ण पुल अब ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां नियमित तकनीकी निरीक्षण और समय पर मरम्मत पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अब यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब सरकार से संसद में इन पुलों के गिरने का डेटा मांगा गया तो केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर हुई घटनाओं का विवरण करके पल्ला झाड़ लिया, लेकिन देश के अंदर बने पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, इन सभी पर जितने भी हादसे और घटनाएं होती हैं उनका कोई भी यूनिफाइड रिकॉर्ड, यूनिफाइड डेटाबेस सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं था। यानी अगर किसी नगर निगम का पुल गिरता है, किसी राज्य सरकार का फ्लाईओवर ढहता है या किसी ग्रामीण इलाके की पुलिया बह जाती है तो उनकी जानकारी अलग अलग विभागों में तो दर्ज होती है, लेकिन केंद्रीय सरकार के पास कोई भी यूनिफाइड डेटा नहीं है इन आंकड़ों को दिखाने के लिए। क्या सभी पुलों के गिरने के पीछे हम बारिश को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे या इसकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई लेगा? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक दुर्घटना इसका एक जीता जागता उदाहरण बन गई है और ताजा बहस का मुद्दा बन गई है। एक और सरकार और परियोजना से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन को निर्माण विफलता नहीं माना जा सकता क्योंकि मुख्य संरचना सुरक्षित है और मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना यह है
कि जब आप एक पुल बना रहे हैं तो उसके बुनियादी ढांचे की मजबूती ही नहीं मैटर करती, उसके अलावा आप ये भी देखेंगे ना कि जब भारी बारिश होगी तो क्या होगा, कि जब लैंडस्लाइड होगी तब क्या होगा। आपको इन सभी परिस्थितियों का पहले से इंतजाम करके रखना है, ताकि सड़क के एक बार चालू हो जाने के बाद लोगों को, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना आए। कौन दोषी है कौन नहीं, इसका फैसला तो जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा और कितने लोगों को मरना पड़ेगा, कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी इन हाईवेज को, इन फ्लाईओवर्स को, इन पुलों को, पुलियों को सुरक्षित बनाने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज विद अरसम। जय हिंद।